स्कूल की दो बसें जंगल के रास्ते एक हाईवे पर जा रही हैं। हर कोई बातचीत में व्यस्त रहता है, जबकि मित्सुको नाम की एक लड़की कविता लिखती है। उसके दोस्त उसे नोटबुक छोड़ने और बाहर की दुनिया का आनंद लेने के लिए कहते हैं। मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए झुकती है जब हवा का एक झोंका स्कूल बसों पर हमला करता है और छात्रों सहित बस को बीच से काटता हुआ निकल जाता है। जब मित्सुको ने ऊपर देखा तो बस में छत नहीं थी और उसके दोस्तों के शरीर के ऊपरी हिस्से गायब थे। क्षण भर बाद हवा का एक दूसरा झोंका हमला करता है, लेकिन मित्सुको अपने दोस्तों की तरह मारे जाने से बचने के लिए समय से पहले ही झुक जाती है। जब बस रुकती है तो वह उतर जाती है और मरे हुए लोगों के बीच से भाग जाती है। उसके आगे 4 लड़कियों का ग्रुप चल रहा है। वह उनमें से एक को जमीन पर धकेल देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। बाकी लड़कियों को भी वही तकलीफ होती है, लेकिन कुछ ही पल बाद साइकिल चलाने वालों को बचाने की कोशिश में लड़की की मौत हो जाती है। अकेले होने पर मित्सुको भाग जाती है और एक नदी तक पहुंचती है। कई स्कूली बच्चियों की लाशें बहकर नदी में आई हैं। वह फिर से रास्तों पर चलने से पहले अपना चेहरा साफ करती है और एक साफ वर्दी पहनती है। घंटों बिना लक्ष्य के चलने के बाद वह एक ऑल गर्ल्स स्कूल पहुंचती है। उसने जो वर्दी पहनी थी वह उस स्कूल की वर्दी से मेल खाती थी। लड़कियां उसे पहचानने लगती हैं। मित्सुको उनसे कुछ नहीं पूछती और उन्हें उन मौतों के बारे में नहीं बताती। अचानक उसकी दोस्त आकी उसके पास आती है। उन्होंने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन आकी का दावा है कि वे हमेशा से एक ही स्कूल में जाते रहे हैं। जब हवा का एक झोंका आता है तो मित्सुको घबरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन हवा इस बार कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। आकी उसे उठाती है और स्कूल ले जाती है। कक्षा में अकेले होने पर मित्सुको आकी को उस हवा के बारे में बताती है जिसने उसके स्कूल के सभी दोस्तों को मार डाला। उसकी मदद करने के लिए आकी उसे खिड़की पर लाती है, ये दिखाते हुए कि हवा बिल्कुल सुरक्षित है। मित्सुको हवा को महसूस करने के बाद शांत हो जाती है। उसके बाद दोनों अपने दोस्तों के ग्रुप से मिलते हैं और दिन के लिए कक्षा छोड़ने का फैसला करते हैं। वे चारों हंसते खेलते जंगल की ओर भाग जाते हैं। मित्सुको की मानसिक स्थिति कुछ घंटों पहले की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। वह अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ भूल जाती है। एक नदी के तट पर पहुंचने पर ग्रुप सांस लेने के लिए रुक जाता है। आकी और मित्सुको एक दूसरे को देखते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। मित्सुको फिर दूसरी लड़कियों को अपने सपने के बारे में बताती है। फिर वे पास में जमीन पर एक गद्दा देखते हैं और खेलने के लिए तकिए का उपयोग करते हैं। मित्सुको ने पास में खड़े एक जोड़े को नोटिस किया। उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। गद्दा और तकिए उन्हीं के थे, लेकिन मित्सुको के पूछताछ करने से पहले वे गायब हो गए। एक लड़की कहती है कि उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। लड़कियों के हंसते ही वह अपने अंडरवियर को उनके सामने चमकाती है। कुछ देर बाद छात्राएं स्कूल लौट जाती हैं। मित्सुको और आकी कक्षा में है जब मित्सुको फर्श पर एक तकिया देखती है। जैसे ही वह इसे उठाती है, टीचर मशीन गन से उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। इस घटना में मित्सुको को छोड़कर आकी सहित सभी लोग मारे गए हैं। टीचर का कहना है कि यह उनके लिए क्लास स्किप करने की सजा है। वह मित्सुको को भी मारने वाली है, लेकिन उसके 2 अन्य दोस्त उसके बचाव में आते हैं और उसे भागने में मदद करते हैं। उनमें से ज्यादातर मर जाती हैं, लेकिन किसी तरह 5 लड़कियां बाहर निकल जाती हैं। अचानक हवा का घातक झोंका दूसरों को मारता है। मित्सुको को फिर से अकेला छोड़ देता है। लोगों की भीड़ सड़क पर चल रही है, लेकिन वह उन्हें एक तरफ धकेल देती है और दौड़ती रहती है। वह एक थाने पहुंचकर एक महिला अधिकारी से मिलने पर रुकती है। अधिकारी शुरू में सोचती है कि मित्सुको एक पागल है, क्योंकि वह बोलने से इनकार करती है और केवल एक दिशा में इशारा करती है। लेकिन अचानक पुलिस वाले उसे केको बुलाती हैं। जब मित्सुको एक आईने में देखती है तो वह ये देखकर चौंक जाती है कि वह बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गई है। पुलिस वाली केको की दोस्त तोमोको निकली, जो कुछ ही घंटों में होने वाली केको की शादी को लेकर उत्साहित है। केको, जो कुछ सेकंड पहले एक अलग व्यक्ति थी, अब वह कंफ्यूज है और सोच नहीं सकती और तोमोको को जो चाहे करने की अनुमति देती है। वे एक कार में चैपल के पास जाते हैं जहां उसकी शादी होनी है। ये सुबह उसके लिए एक रोलर कोस्टर की सवारी रही, लेकिन ये तब और भयानक हो जाती है जब महिलाओं का एक झुंड उनकी कार का पीछा करता है। जैसे कि किको एक सेलिब्रिटी है, वे सभी व्यक्त करते हैं कि वे शादी को लेकर कितने उत्साहित हैं। चैपल में कई अन्य महिलाएं उसे घेर लेती हैं और उसका स्वागत करती हैं। चेंजिंग रूम में पहुंचने पर आकी को शादी के लिए तैयार होते देख वह चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या चल रहा है, लेकिन आकी चुपके से उसे थोड़ी देर चुप रहने के लिए फुसफुसाती है। वह बाद में सब कुछ समझाने का वादा भी करती है, ये खुलासा करते हुए कि वह कुछ ऐसा जानती है जो किको नहीं जानती। उसके बाद केको को शादी का गाउन पहनाया जाता है। लड़कियां इस बात से बौखला जाती हैं कि दूल्हा कितना सुंदर है। किको को अचानक पता चलता है कि जब वह आकी से प्यार करती है तो वह किसी पुरुष से शादी नहीं कर सकती। आकी ने उसे घबराते हुए नोटिस किया और दूसरी लड़कियों को कमरे से बाहर कर दिया। जब वे अकेले होते हैं तो वह केको को उसके असली नाम से बुलाती है और उसके बताए अनुसार करने को कहती है। किको अभी भी नहीं जानती कि क्या चल रहा है, लेकिन वह आकी पर इतना भरोसा करती है कि वह जो कहती है वह करती है। उसके तैयार होने के बाद लड़कियों का एक समूह उसे चैपल में आमंत्रित करने के लिए कमरे के अंदर आता है। आकी और किको सभी को मार डालते हैं। उसे गलियारे में भेजने से पहले वह किको को एक टूटा हुआ शीशा थमाती है ताकि जो भी उसे असहज महसूस कराए उस पर हमला कर सके। किको गलियारे में फूलों की जगह गिलास लेकर चलती है। मेहमान, जो सभी लड़कियां हैं, उसके लिए ताली बजाती हैं और जयकार करती हैं।
गलियारे के दूसरे छोर पर एक सीधा ताबूत है जिसमें उसका दूल्हा है। अचानक मेहमान इशारे करने लगते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। वे कीको का मजाक उड़ाते हैं और उसे ताबूत में धकेल देते हैं। जब ये खुलता है तो पता चलता है कि उसका पति सुअर के सिर और आदमी के शरीर वाला एक घृणित प्राणी है। भीड़ उसे चूमने के लिए मजबूर करती है, लेकिन इसके बजाय कीको उसे छुरा घोंपने के लिए कांच का इस्तेमाल करती है। गुस्से में आकर वह अपने आसपास की कुछ लड़कियों को भी मार देती है। आकी उसे बचाने के लिए सही समय पर आती है, लेकिन उन्हें पिछले स्कूल के टीचरों की एक जोड़ी ने रोक दिया है। वे उनसे लड़ते हैं और चट से भाग निकलते हैं। आकी शिक्षकों का ध्यान भटकाने में व्यस्त हो जाती है, जबकि कीको तब तक दौड़ती रहती है जब तक कि ट्रैक सूट में एक लड़की उसे रोक नहीं लेती। लड़की उसे इजुमी कहती है और उसे मैराथन में आमंत्रित करती है। कीको एक आईने में अपना चेहरा देखती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि वह फिर से किसी और में बदल गई है। वह अब एक स्टार मैराथन धावक इजुमी है, जिसे हर कोई पसंद करता है। जब वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ती है तो भारी भीड़ उसका हौसला बढ़ाती है। उसके दोस्त बताते हैं कि वह मिडिल स्कूल के बाद से हमेशा एक अच्छी धावक रही है। इजुमी नहीं जानती कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक वह जवाब जानना भी नहीं चाहती। जल्द ही वह खुद का आनंद लेने लगती है और देखती है कि उसके स्कूल के दोस्त उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर सुअर दूल्हे और शिक्षकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लड़कियां इजुमी को बहादुर होने के लिए कहती हैं क्योंकि वह अकेली है जो इस दुनिया से बच सकती है। इजुमी पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है और अंत में एक गुफा में पहुंचती है, जहां एक स्कूली छात्रा उसे ढूंढती है और उसे अपने जैसी कई लड़कियों के समूह में ले आती है, जो अपने बालों को अपने चेहरे से ढके हुए खड़ी रहती हैं। लड़की इजुमी को मारने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि अगर वह नहीं मरती है तो बाकी सभी मर जाएंगे। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए आकी समय से पहले पहुंच जाती है। वह इजुमी से मैं मित्सुको हूँ शब्दों को दोहराने के लिए कहती है। शब्दों को दोहराने पर वह मित्सुको के रूप में लौट आती है। इस दुनिया से बचने के अंतिम चरण के रूप में मित्सुको को आकी की कलाई से निकलने वाली दो डोरियों को खींचना होगा जो उसे आधे में काट देंगी। वह उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहती जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन आकी उसे तार खींचने के लिए मजबूर करती है। नतीजतन वह आधे में कट जाती है और मित्सुको वास्तविक दुनिया में प्रवेश करती है। वह एक रेस्तरां में पहुंचती है जहां बहुत पुरुष देखे जाते हैं। आगे चलने पर वह विकृत पुरुषों का एक समूह देखती है जो उसके इजुमी और केको के पोस्टर को देख रहे हैं। ये पता चला है कि वह मेंस वर्ल्ड नामक एक भद्दे शहर में है जो केवल पुरुषों से भरा हुआ है, जो टैग नामक एक हिंसक 3D वीडियो गेम का आनंद लेते हैं। खेल में केवल नियंत्रण करने वाले कैरेक्टर मित्सुको, इजुमी और कीको हैं। ये तीनों ही वह खुद हैं। एक आदमी मित्सुको को पहचानता है और उसे बताता है कि वह भविष्य में है। मित्सुको बाहर निकलती है और एक गुफा जैसी जगह पर जाती है जहां खेल के सभी पात्रों को पुतलों की तरह दिखाया जाता है। इधर उधर भटकते हुए उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो अपने टीवी पर गेम खेल रहा होता है। वह बताता है कि वह भविष्य में 150 साल आगे है। बहुत समय पहले जब वह हाई स्कूल में थी तो वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसकी उन्होंने प्रशंसा की थी। उसके मरने के बाद उसने उसका और उसके दोस्तों का DNA लिया और पुरुषों के मनोरंजन के लिए अपने 3D गेम के लिए क्लोन बनाए। बूढ़े आदमी का एक जवान रूप प्रकट होता है और नग्न हो जाता है। उसे अपने साथ बिस्तर पर आने के लिए कहता है। बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि खेल का अंतिम चरण उसकी गहरी इच्छा की पूर्ति है। उसके साथ अंतरंग होने के लिए वह आदमी उसे छूने वाला है जब वह अपने दोस्त के शब्दों को याद करती है जिसने भ्रम से बाहर निकलने के लिए कुछ करने को कहा था। मित्सुको उस आदमी पर हमला करती है और चिल्लाती है। वो तकिए में से एक को चीरती है और सफेद पंख उसके गुस्से से लाल हो जाते हैं। अंत में वह बूढ़े आदमी के छड़ी को छीन लेती है और मार देती है। आखिरी दृश्य में मित्सुको सफेद बर्फ के क्षेत्र में जागती है। वह आशा करती है कि अब ये सब खत्म हो गया है, जिसका अर्थ है कि उसे फिर कभी खेल में नहीं फंसना पड़ेगा।